ये कुछ प्लास्टिक और कागज़ के टुकड़े, ये सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इनके ज़रिए आप बैंक खाता खुलवा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, घर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, गाड़ी बाइक खरीद सकते हैं, स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आगे चल कर के फिर नौकरी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, राशन ले सकते हैं, गैस, पानी, बिजली के कनेक्शन ले सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बेसिकली आप इन कागज़ों के ज़रिए ले सकते हैं। आपका जन्म होने पर अस्पताल में जो सबसे पहला कागज़ भरा जाता है, वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बर्थ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म। और आपके मरने पर शमशान घाट या कब्रिस्तान में एक आधार कार्ड की आपकी कॉपी लगेगी, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और बस एक दिन ऐसे ही खेल खत्म। आपके जन्म होने से लेकर के आपकी आखिरी सांस तक ये कागज़ आपकी ज़िंदगी का गुजर बसर आसानी से करा देंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि एक दिन आपको पता लगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपका कोई वजूद ही नहीं है। तमाम सो कॉल्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी आप ज़ीरो पर हों। हम बात कर रहे हैं दरअसल आपके वोटिंग के अधिकार की, वोटर आईडी कार्ड की। एक सरकार को वजूद में लाने वाले पूरे प्रोसेस की, कुर्सी पर कौन बैठेगा वो तय करने की। लेकिन कभी सोचा है आप लोगों ने कि वोट कौन कर सकेगा और कौन नहीं? ये ताकत भी अगर सत्ता में बैठे लोगों को मिल जाए तो इससे बेटर सिचुएशन उनके लिए क्या ही हो। दरअसल कुछ ऐसा ही भद्दा मजाक इस बार के बंगाल के विधानसभा चुनाव में देखने को हमें मिला है। क्या है पूरा मामला? आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग के अधिकार की। तो कोई भी देश का नागरिक जो 18 साल का कम से कम है वो वोट डाल सकता है। इसके लिए उसके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ और वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी। लेकिन इसमें भी एक पेच है। दरअसल वोटिंग लिस्ट में नाम होने वाला जो क्लॉज है ये सबसे बड़ा है। इसके आगे सब क्लॉजेस धरे के धरे रह जाते हैं। यानी कि अगर वोटिंग लिस्ट में किसी शख्स का नाम नहीं है तो भले ही उसके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड ही क्यों ना हो, वो वोट डालने नहीं जा सकता। और पावर में बैठे लोग अब इसी वोटिंग लिस्ट को मैनिपुलेट करने में लग चुके हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ही 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट कर दिए गए और ये सब किया गया एसआईआर के जरिए। हालांकि एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। ये प्रोसेस पिछले साल से लगभग 12 राज्यों में चला है और उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। लेकिन वो एसआईआर भी इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था जितना बंगाल का माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल का पूरा विधानसभा चुनाव एक सॉफ्टवेयर के भरोसे छोड़ दिया गया जिसका नाम है इरोनेट, यानी कि इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम। हैरानी की बात तो ये है कि इस सॉफ्टवेयर को लेकर के चुनाव आयोग खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। पिछले साल नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने इस बात को माना था कि इस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, ये डिफेक्टिव है और इसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं हो सकते, उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करने के महज 8 दिन बाद ही चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में होने वाले एसआईआर के दौरान ही इस सॉफ्टवेयर को दोबारा रीएक्टिवेट कर दिया, और वो भी बिना किसी रिटन इंस्ट्रक्शंस, एसओपीज या मैनुअल के। अब आप सोचेंगे कि जब 12 राज्यों में हुए एसआईआर में इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है तो फिर बंगाल को लेकर के इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? तो जानते हैं इसके पीछे का असली गेम आखिर है क्या। दरअसल बंगाल में हुए एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम इस सॉफ्टवेयर के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फीचर के तहत डिलीट किए गए हैं। ये एक अलग ही कैटेगरी बनकर सामने आई है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आप बहुत सारी इलॉजिकल चीजें भी देख सकते हैं, वही बताऊंगा आपको आगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं इस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की खामियों के बारे में। अगर किसी वोटर के नाम में सरनेम या स्पेलिंग मिस्टेक है और वो पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ तो फिर उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अल्टीमेटली लीडिंग टू डिलीशन ऑफ द नेम फ्रॉम द वोटर लिस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी माँ का नाम जैतून है। अब अगर पुराने रिकॉर्ड्स में उनके नाम की स्पेलिंग जे से शुरू होती है और आगे चल करके कभी उन्होंने अपने नाम का स्पेलिंग की करेक्शन करा ली और उस नाम को जे की जगह जेड से शुरू करवा दिया, तो सॉफ्टवेयर इस सिचुएशन में उसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में डाल दे। इसी तरह शादी के बाद जैसे महिलाएं अपना सरनेम चेंज करती हैं तो उन मामलों में भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी के तहत लोगों के नाम डिलीट होने के केसेस सामने आए हैं। वहीं बंगाली से इंग्लिश ट्रांसलेशन में होने वाले एरर्स के चलते भी वोटिंग लिस्ट से कई लोग बाहर कर दिए गए। चुनाव आयोग पर आरोप है कि उसने 2002 के रिकॉर्ड्स का बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक एआई सॉफ्टवेयर के जरिए किया। इससे हुआ ये कि नामों में छोटे बड़े वेरिएशंस आ गए। मिसाल के तौर पे दत्ता DUTTA और DATTA, रॉय ROYRAI, मोंडल MONDAL नामों में जब इस तरीके के वेरिएशंस दिखे तो सॉफ्टवेयर ने अल्टीमेटली वोटर्स के नाम को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया, अल्टीमेटली लीडिंग टू वोटर डिलीशन। इसी तरह एज डिफरेंस के आधार पे भी सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फीचर को इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे और पेरेंट की उम्र में एज का फासला 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा है
तो उस सिनेरियो में भी ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में माना जाएगा। अब हाँ, ये बात साइंटिफिकली काफ़ी ठीक लग सकती है कि इतना डिफरेंस तो एज में नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसे इम्प्लीमेंट किया गया तो लाखों लोग वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में गलती बहुत आम बात है हमारे देश में। लाखों करोड़ों लोगों के वोटर कार्ड्स में ये गलतियां आमतौर पर दिखी जाएंगी, खास करके अनपढ़ और पुराने लोगों में। पुराने लोग तो डेट ऑफ बर्थ पे इतना ध्यान भी नहीं देते थे और एक अंदाजे से वो कुछ भी अपने सर्टिफिकेट्स में उसको लिखवा दिया करते। तो क्या सिर्फ इस आधार पे किसी का नाम वोटिंग लिस्ट से काट देना सही है? क्या इंसाफ होगा? और भी कई छोटी बड़ी गलतियां के जैसे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन किया गया तो उस दौरान भी जो एरर्स निकल के सामने आए या वेरिएशंस टेक्स्ट में सामने आई तो उसके आधार पे वोटर्स के नाम को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया, जिससे नेम डिलीट हो गए। एड्रेस चेंज और माइग्रेशन में ये देखने को मिला कि एड्रेस चेंज अगर पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में वोटर का नाम चला गया। तो एड्रेस चेंज होना तो बहुत ही आम बात है, लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरे शहरों में जाते भी हैं। अच्छा, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी फीचर को लेकर के लीगल मसला भी है। इस आधार पर वोटिंग लिस्ट से नाम काटना असंवैधानिक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 के तहत मुख्य तौर पर किसी वोटर के शिफ्ट होने, मरने, डुप्लीकेट वोट पाए जाने या फिर वोटर के ना मिलने, यानी कि वोटर अपनी लोकेशन पे नहीं है जो एड्रेस मेंशन्ड है, सिर्फ इन 4 पोजीशंस में ही किसी वोटर का नाम वोटिंग लिस्ट से डिलीट हो सकता है। इसके अलावा इसके ऊपर आता है संविधान का आर्टिकल 326। ये देश के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है उसे वोट डालने का अधिकार देता है और सिर्फ 4 आधार पर ही किसी को वोट देने से डिस्क्वालीफाई करता है। इनमें पहला है नागरिकता। जाहिर सी बात है, सेल्फ अंडरस्टूड है, देश के नागरिक ही वोट करेंगे। दूसरा है मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, और वो भी कोर्ट द्वारा डिक्लेयर कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर शख्स है और ये मानसिक रूप से डिसेबल्ड है। तीसरा है क्राइम और चौथा है करप्ट या इलीगल एक्टिविटीज में उसका संलिप्त होना। और यहाँ पे भी कोर्ट की रूलिंग आएगी कि हाँ भाई कोर्ट द्वारा जब वो प्रूव हो जाएगा कन्विक्ट, तभी उसका वो अधिकार छीन सकता है। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर डिलीशन ना तो लॉजिकली ही ठीक है और ना ही ये लीगल। तो जिनके नाम डिलीट हुए उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या था? बड़ा ही सिंपल है, उन्हें बस एक ट्रिब्यूनल जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे और वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ऐड हो जाए। अब ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे ये इतना सिंपल था नहीं। दरअसल आपको पता है ट्रिब्यूनल्स द्वारा कितने लोगों के नाम वापस वोटर लिस्ट में ऐड किए गए? महज 1468, जबकि एसआईआर के पहले फेज में ही 27 लाख नाम डिलीट हो चुके। कुल 19 ट्रिब्यूनल्स के पास 34 लाख एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, लेकिन मजाल है कि इस प्रक्रिया ने स्पीड पकड़ी हो। इसके अलावा अंडर एडजुडिकेशन स्टेटस भी लोगों के गले की हड्डी बनी। ये मामला ऐसा ही था कि ना उगलते बना ना निगलते बना। दरअसल अंडर एडजुडिकेशन का मतलब था केस अंडर रिव्यू, यानी कि नाम ना तो डिलीट ही हुआ वोटर लिस्ट है और ना ही उन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल सिस्टम की कार्यप्रणाली बहुत ही खराब है। इसने लोगों की मुश्किलों को कम करने के बजाय बढ़ाने का ही काम। लोग जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के ट्रिब्यूनल पहुंचते तो वहां उन्हें पता लगता कि किसी को अंदर जाने की अनुमति ही नहीं है। पुलिस भी लोगों को यही गाइड करती फिर रही थी कि जज के बुलाने पर ही आप अंदर जा सकते, जज समन करेगा तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ट्रिब्यूनल्स के बाद चुनाव आयोग के कोई ऑफिशियल्स थे नहीं जो लोगों को असिस्ट कर पाते। तो प्रक्रिया ये कितने लचर तरीके से चली है, ये अब अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है कि किस मंशा से ये काम किया गया। एक और हैरानी की बात ये थी कि एसआईआर में 65 बीएलओ के नाम भी लिस्ट से डिलीट हुए थे। कितनी हैरानी की बात है ना कि ये 65 बीएलओ जो वोटिंग बूथ पर बैठे होंगे वोटिंग के दौरान और लोगों के नाम लिस्ट में चेक किए होंगे, इन्होंने उनके नाखून पे उंगली पे इंक लगाई होगी, वो खुद ही वोट नहीं डाल पाए। अच्छा, अब आते हैं एसआईआर के मुसलमानों पर हुए असर पर। अब जैसे देश में हालात है उसे देख के तो यही कहा जा सकता है कि गलती किसी की भी हो पिटेगा मुसलमान ही, और यहाँ पे भी वो देखने को। खैर, जैसी आशंका थी एसआईआर के प्रोसेस में मुसलमानों को खूब टारगेट किया गया। 90 लाख से ज्यादा डिलीट होने वाले वोटर्स में 31 लाख के करीब मुसलमान थे। अब आप सोचेंगे कि बाकी के 60 लाख से ज्यादा जिन वोटर्स के नाम डिलीट हुए वो तो हिंदुओं के ही थे, फिर यहाँ हिंदू मुसलमान का क्या मतलब? तो मामला ऐसा है कि मुसलमान बंगाल की आबादी का महज 27% है, लेकिन वोटर डिलीशन में उनकी हिस्सेदारी 34% से ज्यादा है। जैसे मुर्शिदाबाद में 4,45,000, नॉर्थ 24 परगना से 3.25 लाख, मालदा में 2,39,000 और साउथ 24 परगना में 2,22,000 नाम डिलीट किए गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला केस तो नंदीग्राम सीट का रहा है। यहीं से तो बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के। इस सीट से कुल 3,461 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए, जिनमें से 3,270 यानी 94.5% मुस्लिम थे और 191 नॉन मुस्लिम वोटर्स के नाम डिलीट हुए, जो कि महज 5% वोटर्स हुए। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली कैटेगरी में अधिकतर नाम मुसलमानों के टारगेट किए गए। चुनाव भी हो गए, बीजेपी जीत भी गई, लेकिन अब आगे क्या? क्या होगा अब उन 90 लाख लोगों का जिन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया? क्या वो वाकई में विदेशी घुसपैठिए हैं? अगर हाँ, तो उन्हें कहीं और भेजा जाएगा या यहीं रखा जाएगा? लेकिन अगर वो विदेशी घुसपैठिए नहीं है और कल को अगर चुनाव आयोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को महज एक सॉफ्टवेयर की गलती मानकर उन वोटर्स के नाम वापस लिस्ट में ऐड कर लेता है,
तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी कुछ नहीं हो सकती। वैसे सोचिए तो सही, सत्ता पर काबिज़ पार्टी के लिए इससे बेहतर सिचुएशन क्या ही हो सकती है। जब भी चुनाव आए तो अपने मन मुताबिक वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर लीजिए और जीत कर वापस सत्ता में आ जाइए। जीतना फिर कोई मुश्किल टास्क थोड़ी रह जाएगा। खैर, लेकिन हमें क्या, हमारे तो कानों पे आजकल जू भी नहीं रेंगती, फिर चाहे हमारा वजूद ही क्यों ना मिट जाए। बहरहाल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।